नमस्कार। पंचायती राज अधिनियम 1993 का जो पंचायतों के कृत्य हैं उसके दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि पंचायतों के विशिष्ट कार्य कौन कौन से, कोई विशिष्ट कार्य अगर सौंपे गए हैं उनको तो वो कार्य कौन कौन से हैं, और साथ में अपन देखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों जो होंगे यानी जो शेड्यूल क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में जनपद और जिला पंचायत के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत की जो विशिष्ट शक्तियां हैं उदाहरण नंबर 49 क में है, यानी 49 में इससे पहले हमने देखा था कि पंचायत के कृत्य बताए गए हैं, लेकिन पंचायत के अगर विशिष्ट कार्य पूछता है, विशिष्ट कृत्य यानी शक्तियां पूछता है तो 49 क में आपको ध्यान रखना है, 49 क में ध्यान रखना है। इससे पुराने वाले वीडियो में हमने देखा है कि अध्याय 6 में धारा नंबर 49 से लेकर आपका जो है 61 तक पंचायतों के कृत्य बताए गए थे, और उसमें 49 धारा नंबर 49 में पंचायत के साधारण कार्य बताए गए। यहाँ पर जो बताया गया है 49 क में एक विशिष्ट कृत्य बताया गया है कि विशेष परिस्थितियों में कौन कौन से कार्य करते हैं। तो पहला, स्वास्थ्य सुविधाएं तो घृणित एवं खतरनाक वस्तु, औद्योगिक इकाइयां, पर्यावरण, जल स्रोत इत्यादि का विनियमन, यानी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में यानी किसी ग्राम क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत के पास ये शक्तियां उपलब्ध होंगी। तो कौन से उपलब्ध होंगी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु यानी स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए घृणित और खतरनाक वस्तु, जो कोई खराब पदार्थ होगा जैसे कोई मल वगैरह हो गया, या फिर कोई रसायन का उद्योग वगैरह स्थापित हो गया, या कोई कागज का कारखाना स्थापित हो गया, तो उस क्षेत्र में अगर उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई कारखाना काम कर रहे हैं या कार्य हो रहे हैं और उनके अपशिष्ट पदार्थों का क्या निकल रहा है, अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं और उससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो उनके विनियमित करने के लिए उनका प्रबंधन करने का अधिकार इनके पास होगा। किसके पास? ग्राम पंचायत के पास। कि उन लोगों को जो कारखाना वगैरह है उनको वो जो खराब वस्तुएं हैं या खराब पानी है या केमिकल वगैरह है उनको निकलने से रोके, या उनके सही निस्तारण के लिए क्या करें, उनको कारखाना वालों को बोले या उन पर आरोपित करें। तो पर्यावरण या जल स्रोत में अगर पानी में मिलाया जा रहा है या नदी वगैरह में उसको डंप किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं, उसका विनियमन कर सकते हैं कि सही जगह उसका निस्तारण किया जाए या उनका सही तरीके से प्रबंधन किया जाए या उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो मतलब ग्राम वासियों तक नहीं पहुंचना चाहिए, उनके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फिर दूसरा, भवन निर्माण और कॉलोनी निर्माण। अगर उस क्षेत्र में ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई भवन का निर्माण होता है तो ग्राम पंचायत के जो है अनुमति से भवन का निर्माण किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। या कोई कॉलोनी का निर्माण किया जाता है उसके लिए भी ग्राम पंचायत की अनुमति क्या है, आवश्यक है। कोई कॉलोनाइजर वगैरह है तो उसके अनुमति। अगर किसी व्यक्ति ने क्या किया है, भवन या गली का निर्माण कर लिया है, लेकिन किसी गली का या किसी रास्ते का या नाली का या किसी रास्ते पर क्या कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं गली मोहल्ले पर। और इसकी सूचना, अगर भूमि वगैरह पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है तो जुर्माना भी लगा सकते हैं, और साथ में वो क्या कर सकते हैं, तहसीलदार को सूचना देकर उस अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, यानी सूचना देने के बाद अतिक्रमण को खाली करवाया जाएगा। तो पंचायतों का कार्य है कि वो चूंकि लोकल स्तर पर जुड़े होते हैं तो वो जो अतिक्रमण हो रहे होते हैं गांव स्तर पर उनको भी सूचना देना, तहसीलदार को सूचना देना इनका कार्य है। फिर त्योहारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग पर अनुमति देना। कोई सार्वजनिक स्थान है, कोई सामुदायिक भवन है, कोई खाली मैदान है या कोई विवाह समारोह वगैरह हो रहा है और खाली स्थान पर अगर उपयोग करना है तो कम से कम अधिक से अधिक 10 दिनों के लिए अनुमति दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के माध्यम से अनुमति दिया जाता है और 10 दिन तक उस सार्वजनिक स्थल का, जमीन का या फिर अपना जो है किसी भवन वगैरह का अनुमति अगर देना हुआ तो 10 दिन के लिए वो क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत अनुमति दे सकते हैं। फिर मार्गों का नामकरण करना हुआ, भवन क्रमांक देना हुआ। अगर किसी कोई सड़क बना हुआ है और उसका नामकरण करना है कि ये शिवाजी मार्ग होगा, ये फलाना मार्ग होगा, ये फलाना मार्ग होगा, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग होगा या गौरव पथ होगा, तो उनका नामकरण वो क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत उनका नामकरण कर सकते हैं। और साथ में उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो भवन होंगे अगर उनको क्रमांक देना है तो क्रमांक देने की भी शक्ति किसके पास होगी, ग्राम पंचायतों के पास होगी। बाजार मेला इनके इत्यादि का क्रियान्वयन, चबूतरा का आवंटन, फीस वसूली इत्यादि कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई, देखिए 2-3 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। पहला कि जो जैसे बाजार की घोषणा करना है, किसी स्थल पर अगर बाजार जो है क्या करना है, स्थापित करना है, तो इसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यानी बाजार बनाना है, कोई मेला का घोषणा करना है तो राज्य सरकार द्वारा ही इसको घोषित किया जाता है। लेकिन इनका प्रबंधन करना होगा, प्रबंधन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो जनपद पंचायत की होती है। लेकिन इनको क्रियान्वयन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है, ग्राम पंचायत के पास। तो याद रखिएगा, बाजार का, मेला का,
इनका घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार। इनका प्रबंधन कौन करता है? जनपद पंचायत। और इनका क्रियान्वयन कौन करता है? ग्राम पंचायत। ये तीनों सवाल पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। तो बाजार मेला में इत्यादि में जो है चबूतरा आवंटन वगैरह करना हो गया, फीस वसूली वगैरह करना हो गया, तो इसके लिए क्या बनेगा? एक समिति बनेगी और उस समिति में एक अधीक्षक होगा और फिर अधीक्षक के माध्यम से चबूतरा का आवंटन फीसों के लिए घोषित होगी। ये अधीक्षक सरपंच बन सकता है या उप सरपंच बन सकता है। ये कौन तय करेगा कि सरपंच बनेगा कि उप सरपंच बनेगा? एक ग्राम पंचायत की बैठक में तय किया जाएगा कि जो मेला है या बाजार है उसका अधीक्षक कौन रहेगा और अधीक्षक के कार्य क्या रहेंगे कि किसी बाजार फीस में अगर कोई विवाद वगैरह हो गया तो उसका निराकरण वो करेगा। दूसरा, चबूतरा आवंटन कर दिया गया, किसको आवंटन करना है किसको आवंटन नहीं करना है वो भी एक समिति करेगी, इसका अधीक्षक होगा। खराब या अखाद्य पदार्थ है जो खाने योग्य नहीं है, उस बाजार में बिक रहे हैं, उस मेले में बिक रहे हैं, तो उनको वो क्या करवाएगा? बाहर करवाएगा। और अगर कोई इन नियमों का जो समिति द्वारा नियम बनाया गया है, यानी जो क्रियान्वयन समिति द्वारा अगर कोई नियम बनाया गया है, यानी बाजार को संचालित करने के लिए या फिर मेला को संचालित करने के लिए अगर कोई नियम भंग कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उस पर कार्रवाई भी करने का अधिकार किसका होगा? अधीक्षक का होगा। 50 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। अगर उसने नियम भंग किया तो 50 रुपए तक जुर्माना भी अधीक्षक लगा सकता है। और अगर उसने बार बार क्या किया, उसने नियम भंग किया या दोबारा भंग किया है तो 5 रुपए प्रतिदिन यानी 50 रुपए तो लगेगा, 50 रुपए के साथ साथ 5 रुपए पर डे के हिसाब से भी जुर्माना लगाएगा। जितने दिन तक वो क्या करता है, वो गलती को दोहराता है, तब तक वो 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाए। तो ये ध्यान रखना है कि ये विशिष्ट शक्तियां हैं, 49 कम है, जिसमें कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोई रसायन वगैरह का विनिमय करना हो गया, भवन और कॉलोनी निर्माण हो गया, कोई अगर जो है भवन और कॉलोनी निर्माण में कोई रास्ते वगैरह का अतिक्रमण करता है तो उसकी सूचना तहसीलदार को देनी है और तहसीलदार द्वारा फिर क्या किया जाएगा? वो कार्रवाई की जाएगी। और साथ में मार्गों का नामकरण करना हो गया, सड़कों का जो है नामकरण हो गया और भवनों का क्रमांक अगर बताना हो गया तो भी, बाजार मेला वगैरह का क्रियान्वयन करना हो गया और इसके लिए अधीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। अधीक्षक क्या कर सकता है? अधीक्षक के कार्य भी रहेंगे, जैसे बाजार फीस का निराकरण वगैरह हो गया, चबूतरा का आवंटन हो गया या किसी तरह का विवाद हो गया या फिर नियम वगैरह भंग हो रहा है तो उनके लिए जुर्माना वगैरह करने की व्यवस्था होगी। जुर्माना 50 रुपए होगा और 5 रुपए अतिरिक्त प्रतिदिन के हिसाब से दोबारा अगर कोई नियम भंग करता है तो 5 रुपए अतिरिक्त भंग किया जाएगा। जनपद पंचायत की विशेष शक्तियां कौन कौन सी होंगी? तो जनपद पंचायत की यही चीजें हैं कि बाजार मेला इनका इत्यादि का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जनपद पंचायत की होती है। फिर अगर कोई भूमि अतिक्रमण किया जा रहा है, भूमि पर अतिक्रमण, ये सड़क है, बाजार और मेला वगैरह, भवन निर्माण इत्यादि, गली वगैरह नाली पर अतिक्रमण है और ये अगर भूमि पर अतिक्रमण है तो ऐसी दशा में जो भूमि अतिक्रमण पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा सकती है। यह अतिक्रमण हटाने की जो जिम्मेदारी होती है वो जनपद पंचायत के सीओ की जिम्मेदारी होती है और जो सीओ होता है अतिक्रमण हटाने के लिए भू राजस्व के तौर पर उसकी वसूली करता है। यानी भू राजस्व की वसूली के तौर पर अगर कोई किसी व्यक्ति ने इस 1000 रुपए जुर्माना को नहीं पटाया तो फिर उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। अगर वो भूमि धारण किया हुआ है तो भूमि को क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। तो याद रखना है कि जनपद पंचायत की विशिष्ट शक्तियां हैं जिसमें बाजार मेला का प्रबंधन होता है। घोषणा कौन करेगा? राज्य सरकार। फिर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो अतिक्रमण पर 1000 रुपए का जुर्माना, अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सीओ की होगी और भू राजस्व की वसूली के तौर पर ये क्या करेगा? इसको चार्ज करेगा। ठीक है। इसके बाद जो अनुसूचित जिला पंचायत के विशिष्ट कृत्य नहीं होते हैं, वही कार्य हमने देखा, वही कार्य जो होते हैं वो नहीं होते हैं। धारा 52 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में अगर शेड्यूल क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र है तो ऐसी दशा में जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्या कर सकते हैं? उनके पास विशिष्ट कार्य है और इसका उल्लेख 129 च में बताया गया। तो धारा याद रखिएगा कि अनुसूचित क्षेत्र में यानी शेड्यूल क्षेत्र में जो जनपद पंचायत है और जो जिला पंचायत है उसके जो विशिष्ट कार्य होते हैं वो धारा नंबर 129 च में बताए गए। क्या क्या कार्य होते हैं? इनका कार्य होता है लघु जलाशय की योजना निर्माण करना है, उनका स्वामित्व एवं प्रबंधन। अगर छोटे छोटे बांध का निर्माण करना है या कोई छोटे छोटे डबरी का निर्माण करना है, लघु जलाशय का निर्माण करना है सिंचाई के लिए, तो वो निर्माण करने के लिए योजना भी बना सकते हैं। इनका मालिकाना हक वगैरह भी होता है, यानी वो टैक्स वगैरह भी ले सकते हैं और उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी किसकी होगी? जनपद या आपका जो है जिला पंचायत की होगी। दूसरा, समस्त प्रकार के जो सामाजिक कार्य होंगे, जो सामाजिक संस्था द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, किसी एनजीओ द्वारा किया जा रहा है या किसी सामाजिक संस्था द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो उनके लिए जो कार्य है, सौंपे के जो कार्य हैं, उनके सारे विषय कौन देखते हैं? जनपद पंचायत और जिला पंचायत ही देखेंगे। किस क्षेत्र में? अनुसूचित क्षेत्र में।
फिर स्थानीय योजना या जनजातीय योजना। तो स्थानीय योजना मतलब जो, क्योंकि जनजातीय योजना, क्योंकि वो शेड्यूल क्षेत्र में जनजाति ही निवास करते हैं, तो स्थानीय क्षेत्र में अगर जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो उस प्रोग्राम के व्यय का स्रोत कहां से आएगा, पैसे कहां से मिलेंगे, पैसे की व्यवस्था कहां से होगी, तो उन सारी चीजों की व्यवस्था कौन देखेगा, जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्षेत्र, किस क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्रों में। और इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा कोई और कार्य सौंपे गए हैं तो वो कार्य। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिला और जनपद के भी विशिष्ट कार्य होते हैं, लेकिन किस क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्या कार्य कर सकते हैं, 129 के माध्यम से लघु जलाशय के लिए, जनजातीय योजना के लिए और सामाजिक क्षेत्र के लिए कोई भी प्रकार का कार्य होगा वो कौन देखेंगे, जिला और जनपद देखेंगे 129 के माध्यम से। फिर आपको यह भी ध्यान रखना है कि राज्य सरकार जो ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत है, उनको कोई विशिष्ट कार्य एवं शक्तियां सौंप सकती है। यानी राज्य सरकार जब भी चाहे उन कार्यों को सौंप सकती है और उनसे वापस ले सकती है। ये धारा नंबर 53 में बताया गया है कि राज्य सरकार अगर यदि चाहे तो कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्य उनको सौंप भी सकती है और सौंपे हुए कार्यों को वापस ले सकती है। तो सौंपे गए कार्यों जब उनको कार्य सौंपा जाएगा तो जिनको भी कार्य सौंपा जाएगा उनके लिए जवाबदारी उसी पंचायत की होगी। अगर जनपद पंचायत को सौंपा गया है तो जनपद पंचायत इसके लिए जिम्मेदार होगी, जिला पंचायत को कार्य सौंपा गया है तो जिला पंचायत, और अगर ग्राम पंचायत को कार्य सौंपा गया है तो ग्राम पंचायत जिम्मेदार होगी। लेकिन अगर कार्य वापस ले लिया गया है धारा 53 के माध्यम से, तो उसके लिए फिर कर्तव्य अगर वापस ले लिया गया है तो पंचायतें जिम्मेदार नहीं होंगी उस कार्य के लिए, वो फिर राज्य सरकार जिम्मेदार होगी, न कि पंचायतें जिम्मेदार होंगी। और अगर निधि का आवंटन किया जाएगा, पैसे का आवंटन किया जाएगा, तो निधियों के आवंटन का क्रम यही होगा कि केंद्र या राज्य सरकार ये धन देंगी, किसको देंगी, जिला सरकारों को देंगी। यानी केंद्र सरकार भी या राज्य सरकार भी जो भी पैसा देंगी, केंद्र सरकार सीधे राज्य सरकारों को पैसा न देकर जिला पंचायतों को आवंटन करेंगी। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसको देंगे, जिला सरकार को देंगे, जिला पंचायत जनपद पंचायत को, और जनपद पंचायत किसको देंगे, ग्राम पंचायतों को निधियों का आवंटन करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। पहले वाले वीडियो में साधारण कार्य हमने देखे, इस वाले वीडियो में हमने देखे विशिष्ट प्रकार के कार्य और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के कार्य। तो इनको एक बार और ध्यान से देखिएगा, वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इन कार्यों से सवाल पूछे गए हैं और इसमें सवाल थोड़े कठिन आते हैं। इसमें कूट में सवाल पूछे जाते हैं कि ये कार्य करते हैं और ये कार्य नहीं करते हैं, तो यहाँ से सवाल आए हुए हैं और कठिन सवाल आते हैं। तो इनको फिर से एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।